बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम में सलमान हैदर। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है और ये कोई शक नहीं आए रोज़ पेचीदा भी होती जा रही है। अब तो साउथ एशिया टेररिज्म रिपोर्ट के मुताबिक 2024 यहाँ पाकिस्तान में 784 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जो कि 2015 के बाद किसी भी साल होने वाले सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात थे। और तो और 2025 के आगाज़ पर ही दहशत गर्दों ने गुज़िश्ता रोज़ तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर खुदकुश हमला किया, जिसमें एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद शहीद हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन विंग कोयटा, इनके बेटे और भाई समेत 40 अफराद ज़ख्मी हुए। कलदम जमात BLA ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। इससे कबल जो अमन दुश्मन थे ज़िला कुरम में अमन की कोशिशों को सबूताज किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उसके साथियों को निशाना बनाया। 3 FC एहलकार समेत एक शहरी, टोटल 5 अफराद कल ज़ख्मी हुए। अमन अमान की ये सूरत हाल है और कशीदा है, और हमारे मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं इस बहस में उलझे हुए हैं कि हालिया दहशतगर्दी किसकी पॉलिसी का नतीजा है। बजाय इसके कि किसकी कोई ओनरशिप लें, सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हालांकि सब ही इसके जिम्मेदार हैं। इसके अलावा पिछले चंद दिनों में सियासी कशीदगी में कमी आई। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, मगर पिछली 2 मीटिंग्स में कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई है। और 2 जनवरी को होने वाली मीटिंग में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने का मुतालबा किया था। सीरियसनेस का आलम देखें, उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब, उस वक्त इरफान सदीकी साहब जो हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी कहा कि मुलाकात होनी भी चाहिए और हम इंतजामात भी करते हैं। लेकिन अब तक इमरान खान साहब से मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के अमल को मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी हुई है, मगर दोनों जानिब से कोशिशें जारी हैं कि जैसे मुज़ाकरात के अमल को प्रोलॉन्ग किया जा सके। तर्जुमान हुकूमती कमेटी इरफान सदीकी साहब भी अब ये कह रहे हैं कि अगर PTI ने तहरीरी मुतालबात पेश ना किए तो मुज़ाकरात में पेश रुकावट आ सकती है। जबकि दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस का कल एहतसाब अदालत की जानिब से फैसला सुनाया जाना है। तो हम अब खबरें सरगर्म नहीं है बल्कि कन्फर्म है कि वो फैसला कल भी नहीं सुनाया जाएगा। ये सब क्या मामला है? इससे पहले 23 दिसंबर थी, ये फैसला सुनाया जाना था, महफूज फैसला था, नहीं सुनाया गया। और कल भी उसके बाद डेट होगी 6 जनवरी की। कल भी अगर फैसला मौखर होता है तो इस ताख़ीर से कई सवालात उठ रहे हैं। आम फहम में पब्लिक क्या समझ रही है, ज़रा उससे मुतल्लिक अंदाज़ा लगाया जाए तो वो कहते हैं कि ये फ़ैसला अदलिया ने महफूज नहीं किया, ये शायद फ़ैसला कहीं और महफूज हुआ। इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हुकूमती सफ़ों से निकलने की नून लीग को वार्निंग दी है। इन तमाम मौज़ूआत के लिए अज़हर सदीक साहब रहनुमा तहरीक के साथ, शहला रज़ा साहबा MNA रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ हैं। अली गौहर बलोच भाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ हैं। अज़हर भाई, आपसे बात का आगाज़ करूँ, मैं ज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर बात करूँ। अब एक इतनी बड़ी रिपोर्ट भी आ गई है, साउथ एशिया टेररिज्म रिपोर्ट। कल तुर्बत का वाक़या हुआ, फिर कुरम का वाक़या हुआ, डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ, शहादतें हुई। मुझे बताइएगा, अमन मुआहदा तो हो चुका था, उसके बाद इस वाक़े का होना, क्या कुछ सवालात ये हैं कि शायद फ़रीक़ैन इसके ऊपर राज़ी नहीं थे, कोई ज़बरदस्ती 45 अफराद से सिग्नेचर करा दिए गए थे? कहाँ लगा आपको ये मामला? बहुत शुक्रिया। एक बात तो हमें समझनी है और बहुत ज़रूरी समझनी है कि हमारी तवज्जो जो है ना, वो दहशतगर्दी ख़त्म कराने के लिए वफाकी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो आइन और कानून या बुनियादी तौर पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत, या बाकी नेशनल एक्शन प्लान में भी आपने गुफ्तगू का आलम सुन लिया था। तो एक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ज़ेर बहस थी कि सिर्फ शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दहशतगर्दी कर रही है और तो कोई कर नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया सारे ने रिकॉर्ड के ऊपर दिखा दिया है। और आपने भी देखा कि दहशतगर्दी के पर्चे जो हैं वो खांसने पे, सांस लेने पे, उठने पे, बैठने पे, बच्चों की शादी करने पे, उन सब पे दहशतगर्दी के पर्चे आप देखते हुए हैं। और ये बात हकीकत है कि ये जिम्मेदारी, देखें, अगर अब ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा ने दी हैं और वो हमेशा से कुर्बानियाँ देता आया और कुर्बानियाँ देते आते रहना है। तो इसलिए सिर्फ इस बात को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर, और याद रखिएगा एक और बात भी कि बॉर्डर हमारे पास नहीं है, बॉर्डर ये नेशनल टेरिटरी है, और नेशनल टेरिटरी कौन कंट्रोल कर रहा है वो भी समझना चाहिए। वजह सिर्फ यही है कि आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि आपके इस पार्लियामान के अंदर कितनी दफ़ा इस पर गुफ्तगू हुई है, कितनी दफ़ा लोगों को बुलाया गया, को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया हो कि आए अगर इकट्ठे बैठें, इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए क्या लाए अमल तय किया जाए, कुछ किया जाए या ना गया, उसकी वजह उनकी तरजीहात नहीं है। अगर तरजीह, ये तो तरजीहात तो हमें सीख लेनी चाहिए थी APS के वाक़े के बाद। APS के लोगों को अगर सजाएं होती
تو یہ حالات نہ ہوتے نا. ہم نے اگر دہشت گردوں کو سزائیں اس طرح دی ہوتی, ان کے دہشت گرد صرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور کچھ نہیں ہے. وہیں سے شروع ہو کے 9 مئی سے شروع ہو کے 9 مئی پہ تاریخ ختم ہوتی. 9 مئی سے پہلے کیا تھا؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف سے جب حکومت جب لی گئی وہ تو لی گئی 9 اپریل کو 2022 کو. 9 اپریل 2022 سے 9 مئی 2023 تک کا سفر کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, اور نہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کیا کیا گیا, وہاں کیا کچھ چلا گیا, 144 کیسے لگائے گی, نظر بندی کی آرڈر کیسے جاری کیے گئے. 25 مئی 2022 کو لاہور سے جب باہر نکل کے جانا تھا بڑا الزام لگا, بہت پرچے درج ہوئے, بڑی دہشت گردی کی باتیں ہوئی. تو میں ذرا تھوڑا سیریس رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں. میں بڑی اذیت میں, بہت تکلیف میں, جب مجھے 2015 کے بعد کا موازنہ 2024 سے ہونا اور دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہوں اور رپورٹ کیا جا رہا ہو کہ 784 دہشت گردی کے واقعات ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ صوبائی حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ نے 45 سگنیٹری ڈالے؟ سر مجھے پلیز سوال کمپلیٹ کرنے دیں. ڈالے, انشور کیا, 75 گاڑیوں کا قافلہ تیار کیا, 50 بندے آئے, کل انہیں ڈی سی کو گولیوں سے نشانہ بنایا, انہیں کانوائے کو گولیوں سے نشانہ بنایا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے میں پہلی تو بات بتاؤں نا کہ یہ تو آپ کے سوال ہی کے اندر جواب ہے کہ امن کوششوں کو کون سبوتاج کرنا چاہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو نہیں چاہ رہی. پاکستان تحریک انصاف پہ تو الزام ہے کہ جناب انہوں نے طالبان کو آباد کرنے کی کوشش کی, طالبان سے انہوں نے مذاکرات کی. ہم پہ تو الزام یہ لگایا جاتا ہے, حالانکہ ریکارڈ میں بات ہے کہ مذاکرات کہاں ہوئے, کس طرح سے کسی سیاسی جماعت سے نہیں جوڑا سر, میں صوبائی حکومت کی بات کر رہا ہوں. وہ کوئی نہیں, میں صوبائی حکومت ہی کو لے کے چلتا ہوں نا. صوبائی حکومت نے تو بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرایا نا اس سارے مسئلے کو, ورنہ تو یہ آپ کو پتہ ہے مزید منافرت کی طرف چیزیں جا رہی تھی سب چیز. اور ہمارے ساتھ جو اتحادی جماعت ہے انہوں نے اس بات کا بڑا برا بنایا کہ سارے حالات اور واقعات کیا ہیں. لیکن ہم نے کوشش کر کے, اور جرگا یا تو آئے نا کہ جرگا آگے براہ راست جرگا نے آ کر یہ براہ راست ایکیوز کیا ہو صوبائی حکومت کو. اب جس کسی نے بھی کیا ہے یہ سامنے آنا چاہیے, اور جس کسی نے بھی کیا اس کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جانی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو آج اجلاس ہوا سر علی امین گنڈاپور صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں علاقے کے لوگ ہی ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یعنی اب کوئی جرگہ ورگہ نہیں ہے, بس آئینی ہاتھ سے نپٹا جائے گا. اب یہ حل ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو, وہ تو آپ کے سامنے ہے جو طے ہوا ہے, بنکر ختم کرنے کا طے ہوا ہے, اصلاح کرنے کا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے جیسے بھی ہے. باقی تو آپ دیکھ لیں کہ جو حالات اور واقعات ہیں پورے پاکستان کے اندر, اب جگہ چھپے نہیں ہیں. یہ صرف واقعات سارے ٹوٹل جو رپورٹ ہوئے ہیں یہ صرف خیبر پختونخوا کے نہیں ہیں. سوال ہے کہ میں جو بات اٹھا رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے, اکٹھے ہوں, پارلیمان میں اجلاس ہو رہا ہے, پارلیمان میں بیٹھ کر ہو, آل پارٹیز کانفرنس ہو, کچھ طے کریں اس میں. اور یہ جو ہم ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو آگے لے کے چلیں. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اس میں ہمارے جو جوان شہید ہوتے ہیں وہ ہمارے جوان ہیں, ہمیں اتنا ہی دکھ ہے جتنا عام آدمی کو دکھ ہے, بلکہ اس سے زیادہ دکھ ہے اس بات کا. علی گوہر کو شامل کروں. علی گوہر صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے. میں آپ سے پہلے بات کروں پھر میں شعلہ صاحبہ سے بات کرنی, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے, اور ان کی کچھ گفتگو کو شاید مس انٹرپریٹ کیا گیا. وہ ابھی خیر ان کے سامنے ہم اس کی تشریح بھی لے لیں گے اور تردید بھی لیں گے یا توثیق بھی کر سکتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, 2024 میں 784 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جس میں 579 سویلینز شہید ہوئے, 383 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کرم معاملے پر رد عمل یہ دیا ہے کہ کے پی حکومت اپنی رٹ منوانے میں ناکام ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں, شہباز شریف صاحب کی حکومت کی رٹ کہاں ہے پورے پاکستان میں؟ یہ تو صرف کے پی کے لیے تھوڑی کہا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کدھر ہیں, وزیر داخلہ صاحب کدھر ہیں, ہماری جو مرکز کی حکومت ہے اس کی رٹ کہاں ہے؟ یہ تو الزام ہی لگتا رہے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صرف الزام کی حد تک بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کے پی کے کی جو ہماری صوبائی حکومت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہی اسی طرف سے ہی ہمارا افغانستان کا بارڈر اور باقی جو ہمارے سیکورٹی کے خاص طور پر جتنے بھی مطلب ہے کہ وہ ادارے ہیں وہ زیادہ تر کے پی کے اور بلوچستان کی طرف فوکس کیے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر میں اس واقعے کا ذکر کروں گا. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ جوش خطابت میں بہت چیخ کر باتیں کرے اور بہت تیز گفتگو کرے تو آپ سمجھیں کہ مطلب ہے کہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑے ہیں یا بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور حکومت کے اندر وہ جو فیض صاحب جن سے یہ فیض یاب ہوتے رہے, ان کے دور حکومت میں
इन्होंने दहशत गर्दों को निकाला और इन्होंने तजवीज दी कि उनको आबाद किया जाए। ये घनौना जुर्म वो है, सबसे पहले तो इनको उस कटहरे में खड़े किया जाना चाहिए। मैं एक बात से इनकी इत्तेफाक करता हूं कि असल चीजों के ऊपर ये बात अगर हमने इसको कंट्रोल करने की मतलब है कि करना चाहते हैं या इस पर गुफ्तगू करते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को भी कटहरे में लाना चाहिए जिन लोगों ने इन दहशत गर्दों को आजाद किया और फिर यहाँ पर आबाद करने की बात की। उसके जिम्मेदारान कौन थे, वो कितने लोग थे जिनको छोड़ा गया, उनको छोड़ने का मकसद क्या था। इनकी पार्टी के लीडर का तो हमेशा से जब भी बयान आया उन दहशत गर्दों के हक में आया। अच्छा अली भाई अजहर सदीक साहब ना, अजहर सदीक साहब आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं, मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं और मैं इस सवाल को जरा आगे इत्तेफाक करता हूं इस बात से, बनाए आज ही कमीशन बनाए, आज ही कमीशन बनाए, तय करें इसको। सिर्फ आप अजहर सदीक साहब आप जरा ब्रेक पे पाँव रखें, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आप ब्रेक से उस वक्त पाँव उठाएं जब मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो। ठीक है, आपको पूरा टाइम मिला, आइंदा भी मिलेगा, लेकिन आप जरा अपनी ज़बान को थोड़ा सा संभाल के। जी अली साहब देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे बड़ा घनौना जुर्म तो ये है, मुझे तज्जुब है इस बात पर कि अभी तक बानी पीटीआई को इस इल्जाम के लिए या इस जुर्म के लिए कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया। इमरान खान आज जितना भी देखे, इनकी जब भी मैं दुम पे पाँव रखता हूँ ये चीखना शुरू कर देते। ठीक है, और टॉक शो में भी इनको आराम नहीं आता। इमरान खान है, बानी पीटीआई नहीं है। अजहर भाई आप रहने दें। अच्छा एक सेकंड, अली भाई आप बात करें। अजहर भाई गुजारिश ये है कि उसके बाद अगली बात पर आ जाए। केपीके में इनकी हुकूमत है, ये हर वक्त तैयार रहते हैं वफाक के ऊपर और वफाकी जो हमारा दारुल हुकूमत है उसके ऊपर चढ़ाई करने के, अपने केपीके के तमाम वसाइल लेकर। इनकी कोई तवज्जो नहीं है सिक्योरिटी पे, ठीक है, इनकी कोई तवज्जो नहीं। इनके अपने वज़रा, इनकी हालात ये हैं केपीके के अंदर कि शाम के बाद कोई शरीफ आदमी किसी सड़क पे नहीं जा सकता। इनका खुद वजीर आला अपने आबाई जिला के अंदर शाम के वक्त नहीं जा सकता, ठीक है, ना वहां पर कोई बंदा। ये दहशतगर्दी के हालात है। मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं कि बिल्कुल वफाक भी जवाब दे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जवाब दें, वफाकी हुकूमत भी जवाब दे, लेकिन उसके साथ साथ आप देख लेना सिंध की सूरत हाल देख लें। इवन बलूचिस्तान के ऊपर बहुत बड़े दायरे है, वहां पर जनरल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अब वहां पर हालात कदरे बेहतर हुए हैं, वहां पर भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन खास तौर पर पंजाब की हालात भी देख ले। मैं ये नहीं कह रहा कि दहशतगर्दी के वाकयात पंजाब में नहीं हो रहे हैं, सिंध में नहीं होते होंगे, केपी के बलूचिस्तान में नहीं होते होंगे, लेकिन हर जगह पर उनकी रोकथाम और तदारक आपको नजर आता है। सूबाई हुकूमत का सिर्फ एक ही मकसद है, ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी इसमें है कि हम रियासत को गालियां दें, हमारी पॉपुलैरिटी इसमें है। अच्छा अली भाई मेरी बात सुने आप। अली भाई मेरी थोड़ी बात सुनिए कि हम केपीके का सरकारी और गैर सरकारी असला लेकर वफाक प्लीज होल्ड कर दे। अली लिसन, पॉपुलैरिटी है, आप मेरा सवाल ले लें, जो अपनी पॉपुलैरिटी पर है। मेरा एक सवाल मेरा ले लें इस सिलसिले में। आप वही बात कर रहे हैं जो डीजी ISPR साहब ने की 27 तारीख को, ठीक है जी, और उन्होंने जिम्मेदार तमाम मौजूदा हालात का ना PTI को करार दिया और जिम्मेदार भी उन्होंने करार दिया। आप जनरल बाजवा साहब को बीच में से निकालते हैं, क्यों नहीं बोलते? आप ये मुतालबा कर रहे हैं, कि मैं तो हैरान हूं कि अभी तक इमरान खान को कटहरे में नहीं लाया गया। तो भाई किसको आप हैरानगी का इजहार कर रहे हो? वजीर आजम आपका है, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? आप मुझे बताएं इमरान खान साहब को क्यों नहीं कटहरे में लेके आ रहे? एक चीज। दूसरा, आप ये जो सूबों की इस टाइप की जो दहशतगर्दी उसकी सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं, बलोचिस्तान के सरफराज बुख्ती साहब वजीर आला साहब ने कहा ये हमारे बस का काम नहीं है, हमारी पुलिस और लेवी से इस दहशतगर्दी से नहीं निपट सकती, ये तो आम जुराइम के लिए। ये जो दहशतगर्दी है जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है कुरम के हवाले से, ये तो वाकई नेक्स्ट लेवल का इसका तदारुक है। ये तो कोई सूबाई हुकूमत तो नहीं कर सकती। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं और वजीर आला साहब की बात से। देखें, रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, और रकबा भी इस किस्म का है जिसमें आप देख लें कि वहां पर पहाड़, वहां पर कितना मतलब है कि वो कोई एक लेवल सारी जमीन तो नहीं है, वहां पर अमाज गाहें और अरसा दराज से हमारा दुश्मन जो है वो मतलब है कि उन चीजों के ऊपर फोकस किए हुए है। और खास तौर पर जो हमारा वहां पर कबायली एक तर्ज मुआशरत है वो भी जाहिर है उसके दरमियान में कहीं ना कहीं हायल होता है।
तो इन तमाम चीजों पर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले सबसे दहशतगर्दी जितनी भी आती है वो केपीके के जरिए। मैं ये नहीं कहता कि केपीके की हुकूमत मुखलिस नहीं है या वो दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनका फोकस उस तरफ नहीं है, उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। अगर वो मतलब है कि ये सारा पाइपलाइन तो उधर से आ रही है कि बाकी सारे सूबों की तरफ। ओके, मैं शैला रजा साहब को शामिल करूं। शैला साहब आप कमेंट कर दें जरा इन इश्यूज के ऊपर। आज हमारी लॉ इन्फोर्समेंट दोनों मैं आता हूं, अफगानिस्तान के, मेरी गुजारिश सुन ले, अफगानिस्तान के अंदर घुस के उन अड्डों पर हमला किया, तो मैं कहता हूं कि ये स्टेप अच्छा उठाया है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अफगानिस्तान से तल्लुकात खराब हो, लेकिन हमारा दुश्मन जहां भी बैठा हो, जो पाकिस्तान को बुरी नजर के साथ देखता है, हमें उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है अली साहब, आपकी टेक आ गई है। शैला रजा साहब आप कमेंट करें। सोशल मीडिया पर तनकीद भी हुई ये कुरम वाले इश्यूज के ऊपर आपके ऊपर, जरा मैं आपको मौका देना चाहता हूं, जरा प्लीज बता दें। हाँ देखें, दो बातें हैं ना, एक तो सोशल मीडिया की तनकीद की बात कर लेंगे हम, वो मेरी ज़ाती बात हो जाएगी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हर सूबे की अपनी एपेक्स कमेटी का इजलास होना ज़रूरी है, और उसके फ़ैसले से वफाक को आप आगाह करेंगे। अगर आप वफाक को आगाह करेंगे, जैसे कि सरफराज बुगटी ने कहा कि हमारी पुलिस जो है वो क्राइम की ट्रेंड होती है, क्राइम और टेररिज्म में फ़र्क है, तो उन्होंने मदद मांगी है। इसी तरह सिंध ने भी काफ़ी अर्से पहले जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही थी तो बिल्कुल मदद मांगी थी, और उसके बाद सिंध पुलिस का काम था कि पुलिसिंग के थ्रू आपके जो रेंजर्स है या आपकी आर्मी है उसको गाइड करते हुए उनका साथ दे के ख़त्म करना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में ख़ास तौर पर कराची में अमन अमान हुआ। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो केपी की बहुत देगरगू है, और यहाँ तक कि क्योंकि मेरे भाई अजहर सिद्दीक ने जिक्र किया आर्मी पब्लिक के स्कूल वाला, तो देखें उसमें भी सूबाई हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने को कहा गया था। इतने बच्चों की जिम्मेदारी थी, जान गई थी, तो एक जज पे मुश्तमिल कमीशन बनाएगा, जिसके रिपोर्ट आ गई, वो जज साहब अब रिटायर हो गए। उस रिपोर्ट को आम कर दीजिए, सूबाई हुकूमत ही करेगी। सेकंड ये कि हम ये भी देखते हैं कि थोड़ा सा जो एक नज़रियाती तौर पर ये इतने मुखालिफ नहीं हैं टेररिज्म के। एहसान बड़े आराम से इनके यहाँ से निकल के चला गया, और इसी तरह बन्नू जेल भी इनके दौर में टूटी, और वो बयानात भी सबको पता है कि हमारे किसने निकाला, तो ये सियासी हुकूमत निकालती है उन्हें, कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट निकालती है उन्हें? मैं इनके दौरे हुकूमत के, मैं 2015 है वो तारीख, मैं दौरे हुकूमत की बात कर रही हूँ। मैं दौरे हुकूमत की बात, मैं एक बात को दोबारा कह रही हूँ, मैंने दोबारा से कह रही हूँ, 15 जिसकी भी हो, लेकिन हुकूमत सूबाई थी। इसको गौर करें कि मैं कह क्या रही हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। जेल का टूटना जो है वो सूबाई हुकूमत की नाअहली है। शैला रजा साहब, फिर बलूचिस्तान में क्यों है कोर? से पहले सोचे, मैं वही पूछ रहा हूँ शैला रजा साहब, अगर आपकी बात को मैं मान रहा हूँ और मानना भी चाहता हूँ शैला साहब, फिर सूबों में फौज क्यों तैनात है? वहाँ भी कह रही हूँ कि हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान के ये कहा है कि हमें फौज दी जाए, और टेररिज्म को, या ये उन्होंने कहा है कि हमारी पुलिस नहीं कर सकती। तो केपी में भी मैं देखें, इसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ जिसको आप कर रहे हैं, केपी में भी सूरत हाल बहुत संगीन है। सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ केपी में हो रही है, लेकिन अभी थोड़े अरसे पहले जैसे ही एक ऑपरेशन का एक नया रंग देके कि उसमें टारगेटेड एरियाज जो हैं उनको किया जाए, तो एक शोर मच गया कि भाई ऑपरेशन होने जा रहा है, ऐसा ना करें। और यहाँ तक कहा गया कि अफगान के ख़िलाफ़ हम ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, हमारे कमरे अगर घरों के पाकिस्तान में हैं तो सहन अफ़गानिस्तान में खुलते हैं, बीवियाँ अफ़गानी हैं। तो थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस आ रही है, उसमें हुकूमत भी मजबूर हो जाती है जब आपके अवाम की रिश्तेदारियाँ इस तरह से होती हैं। तो इसको आप इस तरह नहीं कह सकते, इसको बहुत संजीदगी से सूबाई हुकूमत को मदद मांगनी चाहिए और काम होना चाहिए। अब मैं कुरम की तरफ आती हूँ, वहाँ के डीसी ने लिखी थी रिपोर्ट,
کتنی سنجیدگی ریکوائرڈ ہے کی رپورٹ لکھی میں بتا رہا ہوں کتنی سنجیدگی ریکوائرڈ ہے کہ کانوائے میں عوام جا رہی ہے, آگے پیچھے سیکیورٹی اہلکار ہیں اور دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں. یہی بات کر رہی ہوں. دیکھیں آپ کسی میں نا اظہر صاحب کو بھی یہ بتا رہی ہوں کہ میں اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اکانومی اس وقت تک سفر کرتی رہے گی جب تک ملک میں ٹیررزم ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں بہت سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا. یہ نہیں سمجھنا ہوگا کہ افغانیوں کے خلاف یا کسی کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہ آپریشن ہمارے ملک میں امن کے لیے ہو رہا ہے. اگر دیکھیں نا پاکستان کا ایک حصہ یعنی پاکستان کا جسم جو ہے اس کا ایک حصہ کے پی ہے. اگر میں ایک حصے میں مستقل یہ باتیں ہوں گی تو دوسرے حصے میں کیسے امن ہوگا؟ اب رہی بات کرم کی, میں اپنے حصے تک بھی آتی ہوں. دیکھیں کرم میں بار بار رپورٹ کی جا رہی تھی, وہاں پہ بہت پرانا مسئلہ ہے, اس میں بار بار رپورٹ کی جا رہی تھی. نالج میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو زمین کا بھی معاملہ ہے اس کی رپورٹ جمع ہو چکی ہے. پھر بھی ڈی سی نے سب نے رپورٹ کی کہ یہاں پہ حالات برے ہونے والے اور اس کے اوپر توجہ دی جائے. توجہ دی بھی جا رہی ہوگی شاید کہ 2 تاریخیں دی گئیں قافلے کو کہ آج آپ کو نکالیں گے, کل نکالیں گے. تیسری تاریخ پہ جب انہیں نکالا گیا تو یہ حادثہ ہوا. اس میں جو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ محافظوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی. تکلیف مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی, اور اس سے بڑی تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ دیکھیں ایک حادثہ ہو گیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب حادثہ ہو جائے جو بھی اس میں خطا وار ہے اس کے خلاف کام کیا جائے. اس پہ فرقہ واریت ہوئی, جو بھی فرقہ واریت کر رہا ہے جو بھی اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. حکومت نے اسے چھوڑا, ٹھیک ہے, وہاں کی داد رسی نہیں کی, ٹھیک ہے, اور فیڈرل پہ حملہ آور ہو گئی. ان کے ساتھ ان کی جو دوسری اتحادی جماعت ہے جن کے سینیٹر بھی ہیں, ایم این اے بھی ہے, ایم پی اے بھی ہے, ان کی بھی کوئی آواز نہیں نکلی. اب جبکہ گورنر نے وہاں پر اے پی سی بلائی تو باقاعدہ اس کو ناکام کہا گیا کہ ہم اسے ناکام کریں گے, کسی کو نہیں آنے دیا گیا. وہ بھی بات ختم ہو گئی. اب آپ نے اپنی فیس سیونگ کے لیے آپ اس کا دھرنا لگا رہے ہیں, بالکل لگائیے. میرے سی ایم نے کہا بالکل لگائیں, میرے وزراء آ کے سولیڈیرٹی کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک شہر میں 23 دھرنے لگائیں گے, ٹھیک ہے, تو جو بیچارے سیاست نہیں سمجھتے, ایک عقیدت ہے اپنی کمیونٹی سے یکجہتی کے لیے, وہ آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, لیکن جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آپ فیس سیونگ کے لیے آئے ہیں, جب وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی تو آپ بڑی پارٹی کے ساتھ اٹیک کر رہے تھے, آپ نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو آپ نے بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی پر, جبکہ وہاں پہ بھی سیکیورٹی ایف سی کے پاس تھی, آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے اور حکومت گروا دی تھی. آپ حکومت نہ گرواتے, آپ احتجاج کے طور پہ اس حکومت کو چھوڑ دیتے. اچھا شیلا رضا صاحبہ 25 دن کے بعد آپ دھرنا دے رہے ہیں اور 23 دھرنے دے دیا آپ نے. شیلا رضا صاحبہ 25 دن بعد دیا تو صحیح دھرنا, حکومت کو ریٹ نہیں کرنی. جی شیلا رضا صاحبہ میں ایک سوال کر رہا ہوں, 25 دنوں بعد دیا تو میرے پلیز ایک سوال لے لیں. شیلا رضا صاحبہ میرے ایک سوال لے لیں کیونکہ یہ سوال کا جواب آپ کے لیے دینا ضروری ہے. مجھے صرف یہ بتائیں, وہ سولیڈیرٹی کا اظہار کریں گے ہمارے سی ایم اور وزراء, وہ نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا تھا, اس کا تعلق کے پی کے بلوچستان پنجاب کے ساتھ نہیں تھا. اگر وہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس احتجاج کے بعد ہی پتا چلا پورے پاکستان کو کہ کچھ ہوا ہے کرم میں, نہیں تو 90 دن سے سڑک بند. ایسا نہیں ہے. سلمان اتنا پوچھ رہے ہیں کراچی میں آتا ہوں, کراچی میں احتجاج کر رہے تھے, کراچی میں کیا کیا سلوک آپ نہیں پوچھیں اظہر صاحب, میری کراچی میں کیا سلوک اظہر بھائی میں آتا ہوں آپ کے پاس, مجھ سے سوال ہو رہا ہے. جی 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 میں نے کہہ دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں اگر یہ نہ ہوتا, اس سے پہلے تو صرف مسجدوں میں ہی باتیں چل رہی تھی, اخبارات میں بھی رپورٹ نہیں ہو رہا تھا, میڈیا میں بھی رپورٹ نہیں ہو رہا تھا. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے سلمان صاحب. آپ کا بھی پروگرام تھا ویری نیکسٹ ڈے, 92 پہ بھی تھا, ایک نیوز پہ بھی تھا اور ہم پہ تھا. یہ 4 پروگرام میں نے ایک دن میں کیے تھے, بالکل دوسرے دن کوئی نہیں بولا تھا. ٹھیک ہے, کوئی نہیں بولا تھا. میں نے پروگرام میں بولا, اینکرز حیران تھے, میرے ساتھ جو دوسرے پارٹیسپینٹ تھے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی. سب سے پہلی آواز کرم پہ میری تھی, سب سے پہلی آواز کرم پہ میری تھی. آغا رفیع اللہ کو دیکھ لیں, شرمیلا فاروقی کو دیکھ لیں, آپ جس کو دیکھیں پیپلز پارٹی کا کھڑا ہو کے کرم پہ بول رہا تھا. قادر پٹیل نے بھی بات کی. ٹھیک ہے, اچھا اب جب ہم نے بات کی اس کے بعد ایک نیریٹو بنا, باقاعدہ حکومت نے کہا کہ کرم کے یہ حالات ہیں, آپ اپنے صوبے میں جائیں, آپ
26 नवंबर करने यहाँ आ गए, पूरी एक आवाज बन रही थी, इस पे बात हो रही थी। ठीक है। और धरने जो दिए गए, धरने में बिल्कुल सॉलिडारिटी कर रही हमने, हमारे वुज़रा भी गए, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने उस पार्टी का साथ क्यों नहीं छोड़ा जो वहां पर लाशों को जालिमों के रहमो करम पे हवाले उस करके पार्टी खुद का फेडरल कसूर में नहीं आए? है सर। आपका मैडम ये उस किरदार पार्टी था। का क्या कसूर है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। बहैसियत कौम, बहैसियत किस पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, का? आप जिस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही नहीं, है मैं ना, आप जानबूझ कसूर के नहीं पॉलिटिकल बता उस रही। पार्टी की तरफ लेके जाना चाह रही नहीं, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रही, मैं तहरीक इंसाफ की बात बिल्कुल नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनका सीएम मैं है, एक सवाल जानो कर माल लूं? की हिफाजत उनका फर्ज है। हादसा हो गया तो आपने सानेहा कर दिया, उसे छोड़ के आप निकल गए। अभी भी तो वहदतुल मुस्लिमीन ने कहा कि अबीन गंडापुर की नाअहली है, आज भी तो कल भी तो कहा। अच्छा, आप आ गए धरना देने, ठीक है। मेरे ऊपर आपने बात की है ना, आप आ गए धरना देने, आपने धरना दिया, वजीर आला ने कहा ठीक है आप धरना दें, एहतजाज करना जिंदा कौमों का हक है, मेरे मिनिस्टर्स भी आके सॉलिडारिटी करेंगे। ये कहा गया या नहीं? उसके साथ ये भी कहा गया कि जब तक वहां के लोग नहीं चाहेंगे अमन नहीं होगा, इसका हल केपी से ही निकलेगा। ठीक है। और धरना हुआ। अब आप ही का जनरल सेक्रेटरी कह रहा है शब्बीर साजदी के सही मजाकरात नहीं हुए। एमडब्ल्यूएम के शब्बीर साजदी ने कहा है ड्राफ्टेड मटेरियल मिला, कंटेंट मिला है, उस पे साइन किए गए, जरगे ने आर्गुमेंट नहीं किए। तो फेडरल आगे बीच में, अब फेडरल आपने को बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए था। 23 जगह धरना दे दिया। मैं एक ब्रेक ले लूं, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं मैं, मुझे बार बार प्रोड्यूसर कह रहे ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं जी। मैंने इस बात को क्लियर करना है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। शैला रज़ा साहब, आप रिस्पॉन्ड कर रही थी कुरम पे, जरा उसको जल्दी से करें ताकि मैं अजहर सदीक साहब की तरफ बढ़ूं और मैंने पॉलिटिकल मैं जल्दी से बात खत्म करती हूं। धरना देने के खिलाफ कोई नहीं था, लेकिन अगर आप हर जगह तो एक दो जगह धरना लगाएंगे, लेकिन कराची की आप मेन आर्टरी समेत 23 जगह धरने लगाएंगे तो वो मामूलाते जिंदगी मुअत्तल होगा। दूसरे शहरियों का भी राइट है। और मैंने एक बात ये कही थी कि कराची के जो रिनाउंड लोग हैं, जो कि कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से धरने में ज्यादा लोग नहीं आए। जो बेचारे मुस्तकिल मिजाजी से बैठे थे वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान और हजारा के लोग थे। इसमें बुरी बात क्या थी? वो तो बैठे हुए थे ना। हाँ, बहुत सारी 23 जगह के धरने इसलिए खत्म किए गए, बहुत सारे कि वहां लोग नहीं थे। इसको आप काट के री एडिट करके चलाएंगे और ये कहेंगे कि मैं वहां वोट मांगने जाती हूं, तो भाई वोट मांगने ही से तो आवाम की इज्जत होती है। तो पीपल्स पार्टी का नजरिया है कि वोट हमेशा मांग के लो। तो मेरा ये कहना है फिर भी दीगर सूबों की तरह ना गिलगित बल्तिस्तान के लोग जरा ना जरा स्टांस पर खड़े रहते हैं काफी देर तक, तभी नुमाइश चुरंगी तो बड़ी देर तक सेंसिटिव है वो, जी बिल्कुल, ज्यादा रिलीजियस। थैंक यू शैला साहब, मैं आ रहा हूं दोबारा आपको पॉलिटिकल क्वेश्चंस कुछ और कर लूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? ठीक है। मैं आता हूं अजहर सदीक साहब, जरा मुझे आप बताएं 31 जनवरी की डेडलाइन है, कराची के मकामी लोग कम थे। जी बिल्कुल जी। ये बात अफसोस जो की कि है, हर धरनों में होते हैं, जो अंजुमनें होती हैं, जो ये बात अफसोस की है कि खुशी की है? बहुत सी कमेटियां हैं। यार आपने क्या ऐसा कह दिया कि परेशान हो गई बात अफसोस और खुशी की नहीं है, जो सच है वो है। ऑलराइट जो सच है वो है, खुशी और अफसोस की नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि जिनकी तरफ से धरना दिया गया उन्होंने सियासी मकासद इस्तेमाल किए। ठीक है। अच्छा शैला साहब, मैं दोबारा आता हूं। अजहर सदीक साहब, 31 जनवरी की डेडलाइन है और तहरीरी मुतालबात आप पेश नहीं कर रहे, ताखीर है। इरफान सदीकी साहब ने भी कहा मुज़ाकरात को लेकर मुश्किलात हो सकती है। सर क्यों हिचकिचाहट का शिकार हैं, क्या हो गया? डरते हैं इन लोगों से कि कोई बयानिया ना बना दें, एनआरओ मांग रहे हैं? अच्छा मैं एक बताऊं, मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है? मुज़ाकरात मीन डिस्कशंस। ये तहरीरी डिस्कशन, क्या आपको याद होगा मिसाके जमहूरियत में कोई तहरीरी आई थी? पहले डिस्कशंस हुई थी, डिस्कशंस के होने के बाद इसको एक राइटिंग में लिखा गया था और दस्तखत हो गए थे। ठीक है। यानी ये जो वजह क्या है कि बेचारे क्या करें, मुलाजिम है ना, एस्टैब्लिशमेंट से जब तक ओके नहीं होना तब तक करना नहीं। ये तो राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया, अगर राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ ग्रुप के हैं वो उसके ताल्लुक है, लेकिन वजह इस तरह समझिएगा। देखिए वजह क्या है कि ये बेचारे क्या कर सकते हैं। हमने तो एक बहुत बड़ी सियासी चाल चली है इनके ऊपर और हमने एक सियासी मैदान में इनको चित कर दिया है और हमने इनको बैकफुट पे ले गए हैं कि यानी देखें, अगर मिसाल के तौर पर हमने कहा कि अच्छा ये चले तहरीर देने के लिए हमने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, मिलने दिया गया जेल में। वो जब संजानी का ड्रामा किया गया, बताया गया कि इमरान खान ने कहा कि संजानी में बैठना, हालांकि जाना डी चौकी था, उस वक्त सुबह के वक्त जेलें खुली थी ना, तो अब क्या देर थी?
इमरान खान से मिलने में हर्ज क्या? ये ये वजह सर, क्या वैसे 3 दिन से वो मुलाकात establishment नहीं की करवा मर्जी के पा बगैर रही कुछ हो नहीं हुकूमत सकता। की सियासी टीम भी, मुझे थोड़ी बेचारी सी लग रही है, 3 दिन से मुलाकात नहीं करवा पा रही। मुझे इस पर भी बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है। उसकी वजह समझिएगा ना, उसकी वजह समझिएगा। वजह ये है बेबस है बेचारे, मुलाजम है ना, मुलाजम आदमी का काम कोई नहीं होता है, नौकर की तो नखरा की, यानी ये तो इसे समझने की बात है। और बात देखिए बड़ी सीधी सी बात है, हालांकि फॉर्म 45 और 47 की गवर्नमेंट है, तहरीरी तौर पर हम लिख के भी देते हैं तो डिफेक्टो और डिजोरे का प्रिंसिपल आता है, हमने चले कि हुकूमत चला रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम कर रही है, अदालती निजाम सारा चल रहा है, हमने कहा चले ये हम पे इल्जाम है, ठीक है, नहीं करते, आ जाए गुफ्तो शरीद भी करके देख लेते हैं। और गुफ्तो शरीद में ये बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, इनके पास है ही कुछ नहीं। हम क्या मांग रहे हैं? हम कोई चांद तो नहीं मांग रहे। ठीक है। अच्छा अजहर साहब, अजहर साहब, ये दोनों मुतालबात इंटरलिंक नहीं है? 26वीं आईनी तरमीम छोड़ दें आप, उससे आप लोग अभी नहीं, मैं सवाल कर लूं, पहले आपको सवाल कर लूं सर, ताकि फिर मैंने आगे बढ़ना है। मुझे ये बताइएगा, 9 मई का जुडिशल, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, ये लोग आप लोग मांग रहे हैं, साथ साथ अब सियासी कैदियों की रिहाई भी मांग रहे हैं। जब सियासी कैदियों की रिहाई अगर हो गई तो फिर जुडिशल कमीशन की क्या वजह बनी? नहीं जरा समझिएगा, मैं आपके सामने दो बात रख दूं। और ये जो है ना सियासी कैदियों की रिहाई हमेशा से आई है। कौन से कैदी? यानी 9 मई का वाकया अब आपके सामने है, 9 मई का कुछ नहीं मिला तो मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल कर ले। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल करने की कितनी बड़ी मिसाल ये है, अभी तक ना आपने को ऑर्डर देखा, ना आपने को एविडेंस देखी। वो ऑडियो वीडियो या वो लिखा वाले कौन लोग थे? पिंडी के 2 लोग थे जिसको जारी दहशतगर्दी कोर्ट ने कहा कि एविडेंस कोई नहीं है, उनको डिस्चार्ज कर दिया, उनको मिलिट्री कोर्ट ने अपना कन्विक्ट कर दिया। यानी खुदारा भी आप पूरी बैन अवी कवानीन की खिलाफवर्जी करते फिर रहे हैं। तो जहां तक ये वाले जो ट्रायल हो रहे हैं, ये शैम ट्रायल है सारे के सारे। ये सारे के सारे, मैं को कैंगरू कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अभी मिसाल आपके सामने आ जाएगी कि वो जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला आना है, वो क्या कहा जा रहा है? वो मैं थोड़ा कह रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट की जुबान से आ रहा है कि नहीं जनाब कल नहीं फैसला होना, वो 10 दिन के बाद फैसला होगा। और ट्वीट करके खुल के, पता नहीं जज को भी पता है कि नहीं पता, फिर लोग तो सवाल करते हैं कि फैसला कहीं और से लिखा आता है। जब ये बात करते हैं, अरशद की बारी बात करते तो बड़ी बातें कहा करते थे, आज क्यों नहीं बोलते? आज वही जुबान बोले ना जो उस वक्त बोला करते थे। उसी वक्त जो नैब किया करती थी आज वही करे ना, उसी वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट किया करती थी आज नहीं हो रहा। क्यों नहीं बात करते? जी अली गौहर साहब, क्यों नहीं बोलते आप लोग? अब जज अरशद वाली बातें तो अभी भी हो रही है सर, फैसले तो बात थोड़ी सी खत्म कर लेने। मैंने दो लोग बैठे हैं, 2 लोगों के सामने जवाब। अच्छा चले अजहर भाई, आप फिनिश कर ले जाइए इनकी तरफ यार। जी अजहर भाई। अच्छा देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप ना इमरान खान साहब के ट्विटर में मीडिया के लोग जाके मिल रहे हैं और हमारे मुतालबे बड़े सीधे और सादा हैं, जिसको ABC या लबे नहीं आते या हिजे के अगर मुज़ाकरात के लफ्ज नहीं आते, वो मुज़ाकरात समझ रहे हैं या मुज़ाकरात समझ रहे हैं, ये उनकी मर्जी है अपनी जगह पर। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए सीरियसनेस क्या, आप सीरियसनेस का आलम देखें। बहन है शाला और बड़ी इंटेलिजेंट औरत है। हजारा वाला मामला आपने बलूचिस्तान में देखा, आपने कराची में देखा, कराची में कितना जुल्म हुआ, उनको अपने हटाने के लिए कितना तशद्दुद किया गया। और हमने जब ये लॉन्ग मार्च लेकर आते थे, हम लोगों ने 3 लॉन्ग मार्च कितने लाठी हमने उठाई, कितने 144 लगाई, कितने दहशतगर्दी के पर्चे, कितने बगावत के पर्चे दर्ज किए। हमने सब साबित किया कि जमहूरी जमात ये है, ये थोड़ा जमहूरी लोग है। जमहूरी लोग मुज़ाकरा, यानी ये चाहिए था कि मुज़ाकरा सीरियस होते तो क्या नहीं था। शैला रज़ा साहब को ना एहतजाज पे नहीं है कोई मसला, शैला रज़ा साहब को आपके एहतजाज की टाइमिंग पे मसला है। जब ये मामला अपने अरूज पे था ना सर, मैं आता हूं अजहर भाई, मैंने आना आपके पास, मैं आपको दोबारा लेता हूं ना अजहर भाई, मैं आपको दोबारा लेता हूं। मैं अगर ये बात करूं, साफी कितने जुल्म हुए, साफियों के साथ ज्यादती की होती, बच्चों के साथ, हाँ यानी ऊंट के पकड़ के टांगे तो काट ली जाती है, वहां हालत देखें आप, वो छोड़े इस बात को। अच्छा अजहर भाई, मैं दोबारा आता हूं, मुझे अली गौहर को शामिल कर लूं। अजहर भाई खुदा का वास्ता तो ब्रेक ले लें थोड़ी सी, आप पानी पी लें, मैं आ रहा हूं दोबारा। जी अली गौहर साहब, जरा आप मुझे बताएं, क्या वैसे एक ज़माने में जज अशरफ से मुतल्लिक भी तो यही कहा जाता था ना कि फ़ैसले महफूज कर लेते हैं, अपनी मर्जी के करवाए जाते हैं। 23 तारीख से बात पहुंची 2 जनवरी, अब 6 जनवरी, और 6 जनवरी से मुतल्लिक भी ये खबरें हैं कि अब कल भी फैसला नहीं आना, हालांकि जज साहब भी वही हैं। वो बातें तो, सिचुएशन तो कुछ उसी तरह की मिलती जुलती है, थोड़ा इसको ज़रा रिस्पॉन्ड तो करें। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो कहते हैं कि भाई हम रिटर्न नहीं देंगे, असल सूरत-ए-हाल ये है, ये वही लोग हैं जिनका लीडर सुबह मीर जाफर और मीर सादिक की गिरदान लापता था और शाम को प्रेसिडेंसी में बैठकर उस वक्त के आर्मी चीफ के पांव पकड़ता था कि भाई मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी की एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ तल्लुकात अच्छे कर लो।
बिल्कुल इसी तरह से, चूंकि ये एनआरओ लेना चाहते हैं, इनकी कन्विक्शंस हो चुकी हैं, और ये एक बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी किसी ने सियासी लिबादा ओढ़ के सबसे बड़ी की है तो वो तहरीक इंसाफ ने की है। और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात को फरामोश नहीं किया जा सकता। 26 के वाक़यात को जब पूरा असलहा से लेके, मतलब गैर कानूनी असलहा लेके, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, वो भी ये इन लोगों ने चढ़ाई की वफाक के ऊपर। अब ये मुज़ाकरात के अंदर कहते हैं कि हम एनआरओ भी लें और हमारा रिटन प्रूफ भी किसी के सामने ना आए। ठीक है, ये एक्चुअली हम कौम को अच्छा, आप क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे? ये किस इमरान खान साहब की क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे सर? वादा करके क्यों नहीं करवा रहे? मुज़ाकरात की आड़ में ये लोग ये पहले कहते थे कि जनाब ये कार्रवाई बंद कमरे में होनी चाहिए, इसकी वीडियोस नहीं बननी चाहिए। अब वो सारी चीजें सामने आ गई हैं। ठीक है, यही इनका बुनियादी मकसद था। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हासिल करें और बाहर जाकर हम सियासत करने के लिए। अच्छा अली भाई, मैंने ब्रेक लेनी है, मेरा गिला नहीं है आपका, हम कोई डील आपका मेरे से गिला नहीं है। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देते, करने के लिए ही कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देते अली भाई, गिला मेरे साथ आप फौरन कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि फैसले क्यों महफूज हो रहे हैं? इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे आप लोग, देखें वादा करने के बावजूद? अब आपके देखें, आपका सवाल ये था, आपने जज अरशद मलिक की बात की। देखिए, हमारी पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल के ऊपर ना सिर्फ तनकीद की, बल्कि हमने कुर्बानियां दी। बहुत सारी हमारी हुकूमतें गिराई गई, हमारी हुकूमतें गिरा के मार्शल लॉज लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी किसी कोर कमांडर हाउस की ऐसी तैसी नहीं फेरी और वहां पर जाकर आग नहीं लगाई। और यहां तक के कोर कमांडर हाउस के अंदर जो मस्जिद है वो भी शहीद हो गई। मतलब इन दहशतगर्दों से वो भी, अल्लाह का घर भी महफूज। मुलाकात क्यों नहीं करा रहे इमरान खान साहब से? सर मैंने ब्रेक भी तो लेनी है ना। देखिए, तनकीद करना एक अलग बात है, तनकीद करना एक अलग बात है। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। नवाज शरीफ साहब कितने साल जेलों में रहे? फौजी हुकूमतें आई ना, उसके बाद मार्शल लॉज भी लगे और वजीर आजमशिप भी जाती रही। उसके बाद मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं शैला साहब यही सवाल का जवाब आपसे मांगना चाहूंगा। छोटी सी ब्रेक के बाद पूछना है, क्योंकि मुज़ाकराती टीम में पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में यह वादा किया गया था कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की फौरन से पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए ताकि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सके। लेकिन 3 दिनों के मुलाकात ही नहीं करवाई जा सकी। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। शैला रज़ा साहबा, इस उम्मीद के साथ कि मैंने दोनों सवालों के जवाब आप देंगी। ये शुनीद है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल भी नहीं सुनाया जाना और अब ये तीसरी बारी पोस्टपोन हो रहा है। ये क्यों फैसले महफूज होते हैं? अरशद मलिक वाले केसेस पे तो हमने माजी में देखा है, तो हम उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरा जल्दी आपके बात, दूसरा मुज़ाकराती टीम का भी मुझे बता दें, क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे? फिर कहते हैं मुज़ाकरात भी हों, आप लोग शामिल है बीच में, कुछ पुश कर दें। ठीक है, 3 बातों के जवाब दूंगी। अजहर साहब, कराची में जितनी गिलगित बल्तिस्तान के और हज़ारा के लोगों की आबादी है ना, उन सब के सबसे करीब दिल के मैं हूँ। उनको जो भी कोई मसला आता है मेरे पास आते हैं। उनकी कॉलोनी शिगरी गुट के खिलाफ जब हुक्म आया था अदालत का, मैंने उनके साथ बैठ के शैल खाए थे। आप समझते क्या है? और ये जो सारा मसला किया है ना धरना देने वाली पार्टी ने, ये इसलिए किया है कि नवंबर में इलेक्शन आ रहे। जब भी मैं वहां जाती हूँ, उन्हें तकलीफ होती है। उनके यहाँ कोई इतनी एक्टिव खातून नहीं है। सैयदा के नाम से वो फेसबुक पेज चलाते हैं और मेरे खिलाफ वहां पे वो काम करते हैं। तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। सब जानते हैं कि वो है, मैं उनसे कितनी करीब हूं। दूसरी बात यह है कि, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा। अब आपके सवाल का जवाब देखिए, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं। चुप हो जाए, दूसरों को बोलने दिया करें, पार्लिमानी आदाब होते हैं। अजहर साहब को खुद भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। अजहर भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, वो फिर वो बात नहीं है ना। अजहर साहब का ऑडियो बंद करें जी, वो अच्छा तो जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इलेक्शन बाद में होते रहेंगे। आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुझसे दूर नहीं कर सकते। अब जो बात है वहाँ के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात तो अभी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। उन्होंने कहा था कि उनको मिलने की इजाज़त दी जाए और काफ़ी एक लंबा टाइम रखा गया। अगली जो उनकी मीटिंग होगी उसका एक लंबा टाइम रखा गया। आई थिंक कल या परसों में उनकी मुलाकात हो जाएगी। क्यों और इतना देर से क्यों? बेहतरी की तरफ 4 दिन क्यों जाया किए गए? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। आ गया था बीच में।
नहीं, हफ्ता इतवार आ गया था बीच में। और रही पहले बात, तो हमने बहुत सारे मौकों पे आउट ऑफ द वे भी जेल खुलते देखी है। 26 नवंबर को यही तो कह रहा हूं। बैरिस्टर गौहर आ जा रहे थे और बैरिस्टर सैफ को जेट दे के बुलवाया था। तो आई थिंक के पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी बैठी हैं और एक लंबा टाइम दिया गया है, तो कल परसों में मुलाकात हो जाएगी, हो जानी चाहिए। ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इस वक्त मजाकराती बात चल रही है, इसमें मेरी तरफ से कोई नेगेटिव बात ना जाए। हम सब बड़े जिम्मेदार लोग हैं और डायलॉग हो रहा है, तो ये खुशी की बात है। अब जो आपने बात की कि फैसलों में 190 मिलियन फैसले में क्यों महफूज है? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हमने ये देखा है कि 11 साल से ज्यादा तकरीबन मिला के 13.5 साल, आई गॉट माय आंसर कि ये पाकिस्तान है, इसलिए पहले से महफूज जेल में रखा जाता है। ओके, मैंने मैं जवाब दे रही हूँ कि उसको बगैर सजा के जेल में भी रखा जाता है। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इस तरह से चीजें चलती है। 44 साल बाद कहा जाता है एक जुमले में कि सही केस से नहीं सुना गया जुल्फकार अली भुट्टो का। फिर सियासत तो ये नहीं होना चाहिए, इसी के लिए जद्दोजहद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, 190 मिलियन पाउंड के फैसला का फिर मौखर होने जा रहा है। हम इसका मतलब क्या लें? अगर ये ऐसा हो, पॉजिटिव लें, इसका नेगेटिव में लें, इसको सीबीएम के तौर पर कंसीडर करें? अजहर भाई, आपको जल्दी आंसर करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ना 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 मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम किसरी लाएगी? जजेस पैक कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट में जजेस पैक करने हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल। और ये फैसला डिले होने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जब ये फैसला सुना दें, अपील जब जाए, तो अपील में जो नया जजेस तैनात होगा, नोट कर लीजिएगा आज मेरी बात को, वो नया जज जो तैनात होगा उस बेंच का हिस्सा होगा। और बेंच क्या बनेगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास इख्तियार है। आपने सारा काम इंतजामिया के जिम्मे डाल दिया। वैसे अगर आप किसी भी बच्चे से पूछ लें, बच्चे से भी पूछ लें, 190 मिलियन पाउंड में 171 मिलियन पाउंड का पैसा सारा मलिक रियाज का था। पाकिस्तान आया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिल गया, 1 रुपए का फायदा इमरान खान ने नहीं लिया। काबीना ने फैसला किया, काबीना का कोई बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं, कोई मुल्ज़म नहीं है। सजा सुनाई जा सके, समझिएगा। इसमें कोई एक एविडेंस नहीं है कि जो ये साबित कर सके। वजह सिर्फ, और मुझे ये बताएं ना, ये पाकिस्तान है, इसमें सजा देने के लिए कोई एविडेंस होना जरूरी भी नहीं है ना। फैसला देने दे, वो फैसला नहीं दे रहे इसको। ना नैब का नया जो तरमीम का एक्ट बना दिया है, उसके तहत जरूरी है ये। अब ऐसे नहीं है, अब ये नहीं है एसेट बियॉन्ड मीन का मतलब है आपको करप्शन साबित करनी है, आपको बताना है। और अगली बात देखें ना, एस्टैब्लिशमेंट की जो जुबान बोलते हैं वो आगे बता रहे हैं कि फैसला नहीं सुनाना, और मेजॉरिटी का यही है कि कल फैसला नहीं सुनाना। पहले भी उन्होंने बताया था कि जनाब ये फैसला नहीं सुनाना, अब आगे फिर फैसला लिया जा रहा है। और 2 जज तो ऐसे हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पर, जिन्होंने इद्दत का केस या जिन्होंने साइफर का केस या इन्होंने अजहर भाई थैंक यू, नॉमिनेट कर दिए गए। अजहर भाई, मैं पूरे प्रोग्राम में मैंने अली गौहर बलोच साहब, आपको कसम है, मैं जो सवाल दे रहा हूँ मुझे उसी का जवाब दे दें, क्योंकि मुझे दायमा करेंगे ना तो मैंने क्लोजिंग पे दे लेना है। मुझे बता दें, अवामी सवाल ये है कि जो जज साहब है ना, जावेद राना साहब, ये इम्पैक्ट आ रहा है इससे कि फैसला महफूज उनसे हो नहीं पा रहा, कहीं और फैसला महफूज हो रहा है। आप मुझे बता दें, इसको हम कैसे लें? इस ताखीर का शिकार क्यों है? आपको क्या लगता है? देखें, इसके तो फिर ज्यादा इल्म आपको होगा कि फैसला क्यों महफूज नहीं हो पा रहा, आपकी जजमेंट है। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि जो लिफाफा काबीना में लहराया गया था, इन्हीं की काबीना के जो अरकान थे, शेख रशीद साहब थे, दीगर लोग थे, उन्होंने कहा जी हमें वो लिफाफा दिखाया नहीं गया। इमरान खान ने लिफाफा लहराया और लहरा के कह दिया कि भाई ये इसके अंदर जो कुछ भी है आप सारे हाथ खड़े, क्योंकि अरबों रुपए की करप्शन करनी थी और उसको साथ साथ काबीना के कंधों के ऊपर भी रखना था। आज हम जजेस को कहें कि वो गलत फैसले कर रहे हैं, मकसद ये है कि मजे तो करें बानी पीटीआई, अरबों रुपए की करप्शन तो वो करें और काबीना के कंधों के ऊपर रखें, और कल को जजेस को कहे कि इन्होंने गलत फैसला कर दिया। तो ये तो इनका पुराना वतीरा है कि एविडेंस नहीं आ रही, फलां नहीं आ रहा। हर बात का एक ही जवाब है, एविडेंस कोई कुछ बैकडोर हो रहा है सर कहने के लिए बड़ी आसान बात। अली भाई, कुछ बैकडोर हो रहा है, एविडेंस आ रही है और सजा भी। सवाल पूछा जवाब नहीं है। इन्होंने जुर्म किया तो सजा यकीनी तौर पर होगी, वो इनको पता है। मैं कोशिश करता हूं, बाद आ जाए तो क्या हुआ, आज आ जाए तो क्या हुआ। ये तो ओपन एंड शट केस है, ये तो कोई ढका छुपा हुआ केस नहीं है।
ये तो बंद लिफाफा काबीना में लहराया गया। सर, फैसला और देना। वो पाकिस्तान जो पैसे थे वो एक आदमी के खाते में फैसला एडजस्ट देना। करवा दिए गए, वो स्टेट के पैसे थे, उस आदमी के पैसे तो नहीं थे सर, फैसला जिसके देना। खाते में एडजस्ट करवाए गए। स्टेट के पास आए हैं। फैसला और अदलिया उसके ने जो देना, और उसके अदलिया इनके बेनिफिशियरी लिए काफी मौलाना अच्छे भी बंदयाजी फैसले साहब दे हुए, चुकी और है। साथ उनकी अच्छा, एहलिया नून लीग के लिए ना जिनके शाला ऊपर साहब। वो सारा था। ये तो बड़ा ओपन और क्लियर केस है, नहीं इसमें तो मतलब कोई पेचीदगी नहीं है कि पीटीआई जिसके को भी ऊपर बड़े अगर अच्छे शरीफ साहब फैसले इतने मिले परेशान हो हैं, चुके हैं। और आई थिंक ये कोई नई बात नहीं ठीक है, है। काफी दफा काफी लोग फैसले महफूज होते हैं, लेकिन जहां कुछ भी तक कह ले, 36वीं इन आईनी- तमाम गुफ्तगू के चाहे 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो शरीद है कि शायद कल ना सुनाया जाए वो हो, या 19 फौजी अदालतों से कैदियों को माफ़ी हो, मुजरमान को माफ़ी हो, कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब को कहीं वसवसे भी शायद इसी वजह से आ रहे हैं, जिसकी बिना पर वो ये कहते हैं एक जान दो कालिब है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वसवसे भी हैं। बहरहाल कुछ भी हो, पाकिस्तान के लिए ज़रूर बेहतर हो। अज़हर सदीक साहब, शैला रज़ा साहिबा, अली गौहर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।